जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूजीसी एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंपलसरी पेपर कराया जाता है उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भारत में अधिकतर जो विश्वविद्यालय हैं, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय शिक्षण तथा शोध के कार्य करते हैं, महाविद्यालयों को संबोधित करते हैं, शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं। देखिए, जो भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे आप 2010 में आया हुआ है, 2018 में भी आया है यही क्वेश्चन सेम। भारत में जो मैक्सिमम जो विश्वविद्यालय हैं वो क्या कराते हैं, वो शिक्षण शोध कराते तथा परीक्षा कराते। यही यहाँ की प्रणाली में ये शोध भी कराते हैं और परीक्षा भी कराते हैं। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय, जिसको हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो किस राज्य में स्थापित हुआ? आंध्र प्रदेश में। और ये भी देखिए आरपीएससी सेट में भी आया, यूजीसी नेट में भी आया। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन से राज्य में स्थापित हुआ? आंध्र प्रदेश, हिमाचल में, तमिलनाडु में, दिल्ली में। तो ओपन यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश राज्य में। ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित हुआ। 1970 के दशक तक दूरवर्ती शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से ही जुड़ी थी, अतः दूरवर्ती शिक्षा पारंपरिक विश्वविद्यालयों के तहत ही कार्य करती थी। किंतु सन 1982 में आंध्र सरकार ने दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, उसकी नींव रखा और उसके बाद सन 1985 में भारत सरकार ने ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कर दी। उत्तर प्रदेश ने सन 1999 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत सारे जितने भी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले आंध्र प्रदेश में और 1982 में आंध्र सरकार ने ही ओपन यूनिवर्सिटी की नींव डाली थी और 1985 में इग्नू की स्थापना हुई केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने कब किया? 1999 में, जिसको राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पहले आयोग व समितियां दी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, पाल एच एप्लेवी समिति, के संथानम समिति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। और यहाँ पे ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट ये डेट दिए गए हैं, आपको इन डेट से सुमेलित करना है इसे। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, पाल एच एप्लेवी समिति 1953, के संथानम समिति 1962, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है वो 1966 में स्थापित हुआ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में। तो ये दोनों ही जो फर्स्ट एआरसी है, सेकंड एआरसी, इनको ध्यान रखिए, 1966, 2005 और पाल एच एप्लेवी समिति 1953, के संथानम समिति 1962। भारत में यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो 07। देखिए 07 में क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन कौन से हैं? इनमें जैसे एक है नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, ये सारे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन और भी बार आ सकते हैं कि कितने जो है यूजीसी से संबंधित जो भी 7 क्षेत्रीय हैं उन क्षेत्रियों का देखें तो कहाँ पे लोकेटेड है, ये सिचुएटेड है। तो नई दिल्ली में है, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? धर्मशाला, सोलन, शिमला, चंडीगढ़। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इसमें से कहाँ पे है? ये भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अनुसंधान आधारित प्रसिद्ध संस्थान है, मतलब वो रिसर्च के लिए, और रिसर्च के लिए, उच्च अध्ययन के लिए शिमला हिमाचल में है। और ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अनुसंधान जो रिसर्च बेस्ड है, और रिसर्च बेस्ड जो है वो ये शिमला हिमाचल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी, शिमला में जो सिचुएटेड है। इसके बाद है एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो इनके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है। ये किसका है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो क्षेत्रीय। यहाँ देखिए जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एनसीटीई की स्थापना सन 1973 में की थी। इसकी स्थापना को उद्देश्य संपूर्ण देश में अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित विकास करना था। केंद्र एवं राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा के सभी पक्षों पर सलाह देना तथा अध्यापक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों में स्तर को रखना था। प्रारंभ में यह एक असंवैधानिक संस्था, नो स्टैच्यूटरी बॉडी थी। सन 1993 में लोकसभा के अधिनियम एक्ट संख्या 73 के तहत इसे संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया है। इसके निम्नलिखित क्षेत्रीय समितियां रीजनल कमेटीज हैं। अब देखिए इनमें रीजनल में जो है पूर्वी क्षेत्रीय में भुवनेश्वर,
पश्चिमी क्षेत्रीय समिति में भोपाल है, उत्तर क्षेत्रीय में जयपुर है, दक्षिण क्षेत्रीय में बेंगलोर है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होती है? विद्यार्थियों को सूचना देना, स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका इनमें से क्या होती है? विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि उच्च शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है, जहां पर शिक्षक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह जटिल संप्रत्तियों की व्याख्या करता है तथा श्रोतागण उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे शिक्षक प्राय अपने 3 कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हायर एजुकेशन में जब भी टीचर की भूमिका को देखें तो उसमें एक है कि छात्रों को संप्रत्तियों की जानकारी देना, छात्रों को संप्रत्तियों को स्मृत कराना और पुनर्वहन रिवीजन भी कराना। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पांडिचेरी, विश्व भारती, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। इनमें से पूछ रहा कौन सा इसमें से जो है केंद्रीय है, बाकी और एक नहीं भी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है पांडिचेरी विश्वविद्यालय। केंद्रीय में देखिए तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, एवं HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य का राज्यस्तरीय। तो पांडिचेरी हो गया, विश्व भारती कोलकाता, एवं HNB गढ़वाल उत्तराखंड है ना, कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है, कौन सा ऐसा संगठन है जो शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा है? NUEPA। NUEPA निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ? तो यही है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए योजना बनाने और शिक्षा के प्रबंधन में भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसके अनुसंधान कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास की दिशा से शिक्षा के सभी स्तरों एवं प्रकारों से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्थाएं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्थाएं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं। तो इसमें कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो UGC के 1956 के अधीन डिग्री या प्रदान करने के लिए सक्षम है? तो इसमें देखिए 1, 2, 4 तीनों ही सही है। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की औपचारिक रूप से 28 दिसंबर 1953 में किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंड का निर्धारण और अनुरक्षण करने वाली राष्ट्रीय संस्था के रूप में कार्य करना। UGC 1956 की धारा 22 जो एक है धारा, उसके तहत संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय तथा डीम्ड विश्वविद्यालय अर्थात विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था ही डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था केवल शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होगी। UGC को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? अनुसंधान के उन्नयन एवं उच्च शिक्षा के विकास के लिए, संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान एवं उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, शिक्षकों का क्षमता निर्माण करने के लिए, भारत की उच्च शिक्षा क्षेत्र की प्रत्येक संस्था को स्वायत्तता देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 तीनों ही सही है। जो UGC भारत में जो ये UGC उच्च शिक्षा का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसके मूल में है 19वीं शताब्दी, जब वॉइस राय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश रखी थी। उसके बाद 20वीं सदी में सन 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज पड़ा। इस संस्था के तहत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में
यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई। इसके तहत देश में शिक्षा की आवश्यकता और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया गया। इस आयोग ने ही सलाह दी कि आज़ादी पूर्व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को फिर से गठित किया जाए, उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए। सन 1952 में सरकार ने निर्णय किया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामले को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन लाया जाए। इस तरह 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रखी। इसके बाद हालांकि 1956 में जाकर ही यूजीसी को संसद से पारित कर एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया और तभी अनौपचारिक तौर पर इसे स्थापित किया गया। भारत भर में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यों को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय खोले। विकेंद्रीकरण की इस प्रक्रिया में यूजीसी ने देश में 6 स्थानों पर अपने कार्यालय खोले। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? काठमांडू, ढाका, कोलंबो, नई दिल्ली। तो ये है नई दिल्ली में द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी। वर्तमान में नई दिल्ली में कुल 5 केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो 5 दिल्ली में ही है। एक स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय है सेंट्रल में, दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और एक है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। ये 5 के 5 तो दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। दिल्ली भी है, जामिया है और जवाहरलाल नेहरू है, इग्नू है इंदिरा गांधी और दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय दक्षिण एशियाई संघ के, ये जो दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय है ये दक्षिण एशियाई संघ के 8 सदस्य था। उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार वर्ष 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ही रखा गया था। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक इनमें से क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विदिन। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को की प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक लर्निंग टू ट्रेजर विदिन था। इस रिपोर्ट में शिक्षा और 6 क्षेत्र विकास, विज्ञान, नागरिकता, संस्कृति, सामाजिक एकता और काम के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व शिक्षा को 21वीं सदी में 4 स्तंभों पर खड़ा करने की आवश्यकता है जो निम्न प्रकार है। एक तो था लर्निंग टू लाइव टुगेदर, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, लर्निंग टू फोर्स ए वैरायटी ऑफ सिचुएशन, लर्निंग टू अंडरस्टैंड वंस ओन पर्सनैलिटी। उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा की लागत की बढ़ोतरी। तो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं? विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा की लागत की बढ़ोतरी। इसमें कौन कौन से हैं ऐसे? तो उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण में निम्नलिखित अवगुण है: शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। उपरोक्त सभी अवगुण के कारण उच्च शिक्षा सामान्य लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है और उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण हो जाता है। उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सम्मिलित है? उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ज्ञान आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सम्मिलित है? ज्ञान उत्पादन हेतु आईसीटी का उपयोग करें, देश में निष्पादन अक्षम विश्वविद्यालयों को बंद कर दें, उच्च अधिगम की संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना की जाए, उच्च अधिगम की संस्थाओं में विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि की जाए। तो यहाँ पे उच्च शिक्षा में अभिगम्यता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए ज्ञान आयोग की निम्नलिखित अनुशंसाओं में ज्ञान उत्पादन हेतु आईसीटी का उपयोग, उच्च अधिगम की संस्थाओं के एक नेटवर्क की स्थापना, उच्च अधिगम की संस्थाओं में विद्यार्थियों का पंजीकरण में वृद्धि, ये तीनों ही हैं। निम्नलिखित 2 समुच्चय में समुच्चय 1 में भारत की शीर्ष स्तरीय संस्थाओं का उल्लेख है, जबकि समुच्चय 2 में उनके औपचारिक सरोकारों को इंगित किया गया है, जैसे शीर्ष स्तरीय संस्था और औपचारिक जो है उनके कार्य। अब यहाँ पे जैसे यूजीसी, दूसरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल यानी नाक, इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। इनको हमें सुमेलित करना है इनके काम से। शीर्ष स्तरीय संस्थाओं में जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय एवं गुणवत्ता अनुरक्षण का कार्य करता है। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद तकनीकी संस्थाओं में मान्यता एवं गुणवत्ता के मसले पर बात करता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ये शिक्षक शिक्षा संस्थाओं से संबंधित समन्वय मान्यता तथा गुणवत्ता के मसले पर कार्य करता है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद एक गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा उत्कृष्टता के ग्रेड का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 2005 में हुआ था। NKC की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। इस आयोग में अध्यक्ष सैम पित्रोदा के अलावा देश के माने जाने 7 और विशेषज्ञ थे। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया गया, तो 2005 में यह स्थापित हुआ। सैम पित्रोदा के अलावा 7 लोग और थे। कार्य इसने 2006 में शुरू किया। आयोग के विचारणीय विषय एवं क्षेत्र 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रति स्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना। डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 1964 में। डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कार्यक्रमों की गतिविधि तथा गुणवत्ता संबंधी पक्ष की अनुवीक्षण कौन संगठन करता है, भारत में शिक्षण विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, कौन करता है इसमें, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज या UGC करता है या NCERT करता है या NCT जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं, यही करता है। 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। और संपूर्ण देश में यदि देखें तो इसका कार्य है शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना और इससे संबंधित मामलों हेतु चीज़ों को देखना। डॉक्टर AL मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1952 में। डॉक्टर AL मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1952 में हुई थी और माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु संशोधन दी गई थी। तो यहाँ तक हमने करीबन 120 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से कर लिए हैं और ये सेशन अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। उम्मीद है कि बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप चैनल टेलीग्राम से जुड़ें और बराबर अपडेट पाते रहें। और इसी तरीके से UGC नेट पेपर फर्स्ट से जो भी हमसे हो सकेगा उन सारे टॉपिक को आपको कवर करवाया जाएगा। आगामी एग्जाम 30 दिसंबर को ध्यान में रखें, तो 30 दिसंबर नहीं, मतलब एग्ज़ाम तो आपका 6-7 से शुरू हो जाएगा, तो बहुत ही कम समय बचा है, 30 दिन से भी कम। तो बहुत ही तेज़ी से आप इन सबको ख़त्म करिए। प्रीवियस का क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। धन्यवाद।